हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा छठी का 8वां पाठ शरीर में गति डिस्कस करेंगे। इसमें इस पाठ में आपको बताया गया है कि किस तरह से आपकी शरीर में गति संभव है और गति आप किस तरह से कर पाते हैं, ये सब बताया गया है। गमन के लिए क्या क्या आवश्यक है कि अगर आप कहीं पर भी किसी स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो आपको किस तरह से आप गति करेंगे और कौन सी जो आपकी अस्थियां हैं या वो हैं जॉइंट्स हैं जो आपको गति में उस गति में सहायक हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप पहली सारिणी देख सकते हैं, सारिणी 8.1। ये आपको बता रही है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जैसे गाय है, गाय गमन के लिए, घूमने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करती है? पैर का। मनुष्य भी किसका इस्तेमाल करते हैं? मनुष्य की भी सेम यही आएगा, पैर। चल के जाते हैं वो भी सेम यही आएगा। सांप, सांप का पूरा पूरा शरीर रेंग कर जाता है, उसके पाँव नहीं होते, तो यहाँ पे सांप का संपूर्ण शरीर रेंग कर। पक्षी, पक्षी कैसे जाते हैं? पक्षी के पंख, पक्षी के पंख उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और वो कैसे जाएंगे? और वो कैसे जाएंगे? उड़कर। कैसे जाएंगे? उड़कर। कीट, कीट कीड़े मकोड़े, वो कैसे जाएंगे? पैर से। कैसे जाएंगे? पैर से। वो कैसे जाएंगे? कीट कैसे जाएंगे? पैर से। तो वो भी कैसे जाएंगे? चल कर के, रेंग कर। सोचो जरा, जब आप कीड़े को देखते हो कीड़ा चलता है ना, तो वो भी यहाँ पे आएंगे चलता है। मछली, मछली कैसे करती है? मछली तैर कर जाती है। तैर कर किसकी सहायता से जाती है? उसके भी पंख होते हैं, या हम कहते हैं फिन्स, उसके भी पंख होते हैं। उसके पंख होते हैं, उसकी जैसे जाती है, जिसे फिन्स कह सकते हैं जिन्हें हम, उसकी सहायता से। उसकी पूँछ होती है, पूँछ उसको बताती है कि किस तरह से कौन सा उसको डायरेक्शन लेना है। और तैर कर, यहाँ पे आपका आएगा तैर कर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम अगर कभी भी गति करते हैं एक स्थान से दूसरे, तो हमारे कई माध्यम हैं गति करने, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना। हम इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मानव शरीर और इसकी गतियाँ। मानव शरीर और इसकी गतियाँ। अब मानव शरीर तो सबने देखा है कि मानव शरीर कैसा होता है, वो कैसे गति करता है। तो यहाँ पे तो चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं आपका, जैसे कल्पना का एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपने हाथ का किस प्रकार को घुमाते हैं? ये आपको खुद करके देखना है। एक बार आप करके देखें कि आप किस तरह से अपने हाथ को घुमाएंगे कि आप बॉल को फेंक सकें। ठीक है, फिर इसमें आपका क्या गति कर रहा है, आपका कंधा कैसे घूम रहा है? ये देखिए, गोलाकार घूम रहा है, गोल, एक सर्कल की तरह गोल उसमें घूम रहा है। आपका कंधा गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हाथ गति कर रहा है? ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है क्या होता है। और पीठ के बल लेट जाइए, और पीठ के बल लेट जाने के बाद अपने पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपने पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। लेटना है आपको, जैसे आप योग करते हैं, ऊपर करके देखेंगे। और अपनी भुजा की कोहनी से ऊपर नीचे किसी भी प्रकार की घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, सीधा तानिए, और भुजा को अपनी भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधों को छूइए। तो आपको इसमें इन सारी क्रियाओं में आपको ये देखना है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके जो शरीर के अंग हैं, वो किस प्रकार गति कर रहे हैं। आपको बस ये देखना है इसमें। अब यहाँ पे आपका क्रिया, जो आपकी ये हमारे शरीर में गतियाँ। अब शरीर का भाग लीजिए आप। गर्दन, क्या गर्दन पूर्णतः घूमती है या अंशतः घूमती है? क्या आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमा सकते हैं? या आपको नोटिस करना है? नहीं, आप पूरी तरह से अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकती, क्योंकि गर्दन को जब आप घुमाते हो, आप नीचे से ऊपर देख सकते हो और दाएं से बाएं देख सकते हो। आप बिल्कुल पीछे गोल नहीं घुमा के ले जा सकते। और क्या गर्दन झुकती है? क्या गर्दन झुकती है? यस, झुकती है। उठता है? हाँ, उठता है। गति बिल्कुल नहीं करता, तो ये यहाँ पर काटा आ जाएगा आपका। पूर्णतः घूमता है, यहाँ पे भी काटा आ जाएगा।
कलाई, कलाई की आपकी पूरी घूमती है, आप कलाई को घुमा के देखो, गोल गोल घूम जाएगी पूरी। अंशतः घूमती है, अंशतः भी घूम सकती है, क्योंकि जब आप अपनी कलाई को एक तो गोल घुमा सकते हैं और एक आप अपनी गर्दन को आगे पीछे भी घुमा सकते हैं, तो इसका भी आंसर यस हो सकता है। झुकता है, हाँ झुकता है, उठता है, गति भी ये गति करता है। उंगलियां, आपकी उंगलियां कैसे करती, आप अपनी एक उंगली को बिल्कुल गोल घुमा सकते हो, लेकिन किस उसमें घुमा सकते हो आपको देखना है, पूरा के घूमता है कि पूरा नहीं घूमता है। फिर आप कहें कि अंशतः घूमता है, हाँ जी अंशतः तो घूमता ही है। झुकती है, आगे भी झुकती है, उठता है, हाँ जी आप उठा सकते हो उसे। गति बिल्कुल नहीं करता है तो गलत है, गति करता है। घुटने, जब आप अपने घुटनों की बात करते हो तो आप अपने घुटनों को एक ही दिशा में गति कर सकते हैं, तो ये अंशतः मुड़ता है। झुकता है घुटना, झुका सकते हो, उठा सकते हो, मोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, झुकता भी कर सकते हैं। फिर गति बिल्कुल नहीं करता, ये तो गलत हो गया, गति बिल्कुल नहीं करता। एड़ी, एड़ी जो है आपकी, एड़ी कैसे करेगी, पूर्णतः घूमेगी क्या एड़ी, एड़ी को घुमा सकते हो पूरा, नहीं अंशतः घूमेगी, अंशतः घूमेगी। झुकता है, झुकती है एड़ी, झुकेगी एड़ी की उठेगी, झुकेगी नहीं, उठेगी। ठीक है, गति बिल्कुल नहीं करता, ये गलत हो गया। पादांगुलियां मतलब पैरों की उंगलियां, तो आपको इसी तरह से टेबल पूरी करनी है, आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे चित्र दे रखा है, इस वाले चित्र में एक लड़के के हाथ में एक लकड़ी का फट्टा बांध दिया गया है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अपनी कोहनी को यह मोड़ पाएगा या भी क्या काम कर सकता है। क्या इस वाले हाथ से अपना खाना खा सकता है, ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि खाना खाने के लिए इसको ये मोड़ना पड़ेगी, उसकी कोहनी इस पे मुड़ेगी तभी खाना खा पाएगा, और चूंकि इस पे पट्टा बंधा है तो ये नहीं खा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आती है संधि की, किसकी बात आती है, संधि की। आपकी बॉडी में जो स्थान किसी और जगह से मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं संधि, उसे हम क्या कहेंगे, संधि। तो अब संधि को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप क्या लिखेंगे, संधि को अगर परिभाषित करना है तो आप क्या लिखेंगे। संधि वह भाग है जहां पर शरीर के दो भाग एक दूसरे से मिल रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, संधि। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हाँ शरीर के विभिन्न भाग उसी स्थान पर मोड़े जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जहाँ दो हिस्सों से जुड़े हैं वो भाग आपका क्या है, संधि। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे उंगलियों द्वारा अपने सर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगलियों में पद उंगलियों को दबाइए, दबा के देखेंगे आप इन संधियों में कौन सी वस्तु जो परस्पर बांधती है एक दूसरे को, आपको पता चलेगा कि कहाँ ये एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कंदुक खलिका संधि, इसके बाद आपकी आती है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि कैसी होती है, आपके जो कंधे हैं, आपके जो कंधे हैं वहां पे आपके कंदुक खलिका संधि है, क्योंकि वो एक, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है एक कटोरा है, एक गेंद है और एक कागज का एक बेलन है, जब आप इसे घुमाएंगे ये पूरा यूं यूं करके घूमेगा। ऐसे ही आपका हाथ है, जब आप कंधे से हाथ अपने हिलाते हो आप ऐसे अपने कंधे को पूरा घुमा सकते हैं, तो ये आपकी कंदुक कलिका संधि होती है, जहाँ पे हर दिशा में गति संभव है, हर दिशा में गति संभव है। तो आपकी कंदुक कलिका संधि है जहाँ पे हर स्वतंत्र रूप से हर दिशा में घुमाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन चीज ये है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ठीक है, फिर आती है हमारी धुराग्र संधि, फिर आती है हमारी धुराग्र संधि। धुराग्र संधि होती है आपकी गर्दन और सर को जोड़ने वाली संधि, जहाँ पे आपकी गर्दन और सर से जुड़ी हुई है। इस धुराग्र संधि में हमारे सिर के आगे पीछे, या तो आगे पीछे गति करेगी हमारी गर्दन या दाएं बाएं गति करेगी। तो धुराग्र संधि में सिर्फ दो दिशाओं में गति संभव है, आगे पीछे या दाएं बाएं, तो ये आपकी धुराग्र संधि है। फिर आपकी आती है हिंज संधि। यहाँ पे आपको एक चीज और दे रखी है, कंदुक कलिका संधि द्वारा, यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो जाता है, कंदुक कलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में घुमा सकते हैं, लेकिन धुराग्र संधि में नहीं घुमा सकते हम। ठीक है, धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से घूमती है। फिर आपकी आती है हिंज संधि। हिंज संधि में
हिंज संधि एक तरह से कब्जे की तरह है, जैसे आपका दरवाजे का कब्जा होता है, दरवाजे को आप एक ही दिशा में खोल सकते हैं और या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ऐसे ही आपकी हिंज संधि है जिसमें आप अपनी कोहनी को आगे की तरफ घुमा सकते हैं, आगे की तरफ मोड़ सकते हैं और घुटने को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और गति संभव करना चाहेंगे इससे तो आपकी हड्डी टूट सकती है, तो ऐसा खतरा ना उठाएं। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे। इसके बाद आती है आपकी, ये तो हो गई आपकी हिंज संधि जो एक दरवाजे की तरह है, कब्जे की तरह है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपकी हिंज संधि है। आप आगे यहाँ लेंगे या वहाँ लेंगे, आपकी यही गति संभव है, इसमें और कोई गति संभव नहीं है। अब थोड़ा अगर आप यहाँ आते हैं ऊपर, तो आपको घुटने की हिंज संधि दिखाई गई है। यहाँ पे घुटने की हिंज संधि दिखाई गई है कब्जे की तरह दरवाजे के। ये या तो यहीं मुड़ेगा या आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता, आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपकी आती है अचल संधि। इसके बाद आपकी आती है अचल संधि। अचल संधि वह संधि है जिसमें कोई भी गति संभव नहीं है, आप अपनी किसी भी अस्थि को नहीं हिला सकते। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को हम अचल संधि कहते हैं। और ये कहाँ होती है? सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां हैं, आपके सिर में जो कुछ संधियां हैं जो हिल नहीं सकती, वो गति संभव नहीं है, तो वो आपकी अचल संधि है। इसके लिए आपका आता है, जब आप मुंह खोलते हो तो आपके निचला जबड़े को सर से दूर ले जाता है, जबकि ऊपरी जबड़ा को नहीं हिला सकते आप। ऊपरी जबड़ा नहीं हिला सकते, तो ऊपरी जबड़े में आपकी अचल संधि है। ऊपरी जबड़े में आपकी अचल संधि है। ठीक है, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। इसके बाद है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है। अगर हम कहें आकृति कौन प्रदान करता है, तो आपकी बात आएगी यहाँ पे कंकाल, जो आपके शरीर का ये पूरा कंकाल है। अब इस कंकाल को आप ध्यान से देखिए, जो ये कंकाल है, मानव कंकाल है, अगर ये कंकाल ना हो तो आप कैसे हो जाएंगे? एक तरह से ये हैंगर है, जब आप अपनी शर्टों को और उसको हैंगर में टांग के शर्ट को लगा देते हैं तो शर्ट अच्छी लगती है, उसको एक ढांचा मिल जाता है। और एक कंकाल भी एक तरह का हैंगर है जो हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है। तो जो कंकाल है हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये। अगर ये ना होगे तो हम सांप की तरह रेंगेंगे, हमारा कोई शरीर का ढांचा नहीं होगा। इससे हमारे शरीर को सुंदरता भी मिल रही है और एक ढांचा भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि आपका जो कंकाल है वो क्या कार्य करता है, आपके शरीर को एक आकार प्रदान कर रहा है और आपके आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, हाथ की अस्थियां दिखाई गई हैं इसमें कि आपके हाथ में किस तरह से हस्ती होती हैं। एक उंगली में आपकी 3 हड्डियां होती हैं, एक उंगली में आपकी 3 हड्डियां होती हैं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक एक उंगली में 3 हड्डियां हैं और बाकी अंदर है ही, हथेली पे तो है ही, ये वाली आपकी ऐसी हड्डियां। फिर इसके बाद आपका आता है क्रियाकलाप, जिसमें गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोकना है और देखना है कि आपके वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबा कर के आपको अस्थियों को, अपनी हड्डियों को आपको अनुभव करना है। क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, आपको ये देखना है। इसके बाद आपका आता है पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या होता है? जो आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चोट से। बाहरी चोट में लगेगी तो पहले पसली पिंजर पे लगेगी, बाद में आपके फेफड़ों पे लगेगी। तो ये आपका है पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या है? यहाँ से देखिए, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है और शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षित रखती हैं। इसमें आपका पसलियां भी सुरक्षित रहती हैं, हृदय भी सुरक्षित रहता है। ठीक, अब आगे आएंगे। फिर आपका आता है मेरुदंड। फिर उसके बाद आपका आएगा मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? आपको इस सवाल होगा कि ये मेरुदंड होता क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरुदंड क्या होता है। मेरुदंड एक तो केवल एक ही अस्थि होती है, मेरुदंड एक ही अस्थि से बना होता है या उसमें कई अस्थियां हैं, ये आपको पहले देखना है। आप जब अपने पीठ को हाथ लगाएंगे तो आपको उसमें हड्डियों की संरचना पता चल जाएगी कि क्या है। ये छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है और जिसे केशुरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशुरुका कहते हैं। और मेरुदंड में 33 केशुरुकाएं होती हैं और ये पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्रों की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। अब पसली पिंजर आपका केशुरुका से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरुदंड से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप इधर आइए। कंधे की अस्थियां दे रखा रखी हैं आपको, कंधे की कैसी अस्थियां होती हैं। फिर आपकी श्रोणी अस्थियां हैं, मतलब जो आपके जो बैठने वाला हिस्सा होता है जिससे आप बैठते हैं, ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको श्रोणी अस्थियां हैं कि किस तरह से अस्थियां होती हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपके पीछे की हड्डी हैं जिनके सहारे आप बैठ सकते हैं। ये आपके पैर जाते हैं, यहाँ से ये पैर की हड्डियाँ आ जाती हैं। फिर इसके बाद आपका है मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, है ना। अब आप मानव खोपड़ी की बात करें अगर, तो मानव खोपड़ी क्या करती है? मानव खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में अति महत्वपूर्ण अंग है जो मस्तिष्क को परिबद्ध रख के उसकी सुरक्षा करती है। और अगर दिमाग में गलती से चोट लग जाए तो इंसान पागल हो जाता है, भूल जाता है ना, तो कितनी ज़रूरी है ये हमारे लिए। फिर आपकी आती है उपास्थि। उपास्थि होती है थोड़ी सी कठोर होती है, लेकिन वो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती। इन्हें हम मोड़ सकते हैं। ये हड्डियों की जितनी कठोर नहीं होती, इन्हें हम मोड़ सकते हैं। जैसे आपके कान के हिस्सा, ये कान का हिस्सा, ये आपकी उपास्थि है, इसे हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो कंकाल का चित्र है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। फिर आप कहते हैं पेशी। जो आपकी पेशी है, आपको उभरा हुआ कुछ कुछ हिस्सा दिखता है आपके यहाँ पे, आप जो देखेंगे अस्थियाँ हैं, अस्थियों के ऊपर पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ आपकी जब भी आप गति करते हैं उनमें संकुचन होगा और ये फैलेंगी भी। तो आपकी जो कोशिकाएं क्या कार्य करती है संकुचन की अवस्था में जो आपकी पेशियाँ हैं, ये छोटी और कठोर हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं और ये अस्थियों को खींचती हैं। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है और दूसरी खिंचेगी। तो इनको हम क्या कहेंगे? जब लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है तो शिथिल हो जाती है, वैसे वो संकुचित हो जाती है। अस्थियों को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींच देती है, जबकि पहली पेशी शिथिल हो जाती है। तो यह खींच सकती है और वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो आपको यहाँ बताया गया कि किस तरह से गति होती है। फिर आपका आता है यहाँ पे जंतुओं की चाल। जंतुओं की चाल में आप केंचुए की गति देखते हैं। अक्सर केंचुआ कैसे गति करता है, तो यहाँ पे आपको केंचुए की गति बताई गई है कि केंचुआ कैसे गति करता है। केंचुआ एक शरीर के एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्ले से बने होते हैं उसके शरीर में, और उन छल्लों को आगे पीछे करके गति करता है। क्योंकि कोई अस्थियां नहीं होती, उसमें कोई हड्डियां नहीं होती, बस वो इन्हीं पेशियों के सहारे अपने शरीर को बढ़ाता है, घटाता है और आगे गति करता है। यह केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को मूवी में जकड़े रहता है और अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग से स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता हुआ पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है और कुछ आगे दूरी बढ़कर इस प्रकार केंचुआ अपनी गति करता है। अगर आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, जो केंचुआ है एक तरह से आपका किसान का दोस्त भी है, क्योंकि जब वो इतनी गति करता है तो उससे जो मिट्टी होती है, मिट्टी भी मिट्टी की तरह से खुदाई सी होने लगती है। ठीक है, इनके शरीर पे शूक जैसी बाल जैसी आकृति होती है। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। शूक मिट्टी में इनकी पकड़ मजबूत बनाते हैं और वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और इसके पश्चात अपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और केंचुए की इस कार्य द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बन जाती है और पौधों को फायदा होता है। तो केंचुए को किसान का मित्र भी कहा गया है। फिर आपका आता है घोंगा। घोंगा आपका कैसा दिखता है? घोंगा के ऊपर एक कवच सा होता है। घोंगे की पीठ पे कवच सा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कवच होता है, ये रहा कवच। या ये केंचुए का क्या है, बाहरी कंकाल है, क्योंकि इसका जो ये कंकाल है, जैसे हमारे यहाँ तो अंदर कंकाल है, इसका बाहर कंकाल है। ये पर अस्थियों का बना नहीं होता, ये केवल एक एकल एकक है जो घोंगे को चलने में कोई सहायता भी नहीं करता है। बस ये उसको कहीं कुछ खतरा दिखे तो अपने आप को ये अंदर कर लेता है और ये बच जाता है। घोंगे को कांच की पट्टी पर रखकर उसके प्रेक्षण कर सकते हैं, हम देख सकते हैं वो किस तरह से चलता है। ठीक है, आगे आइए।
कवच का छेद खुलने पर वह एक मोटी सी मांसल संरचना बाहर आती है और वो उसके क्या होते हैं, पैर होते हैं। वो उसके क्या होते हैं, पैर होते हैं, और वो दृढ़ पेशियों का बना होता है। वो इसी तरह से रेंग 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 के गति करता है। इसके बाद आपके तिलचट्टा, तिलचट्टा होता है कॉकरोच। तिलचट्टा क्या होता है आपका, कॉकरोच। कॉकरोच तो सबने देखा होगा। कॉकरोच के कितने पैर होते हैं, 6। कॉकरोच के कितने पैर होते हैं, 3 जोड़ी कहेंगे, 6 पैर होते हैं। और ये कभी कभी उड़ता भी है, दीवार पर चढ़ता भी है, जमीन पर चलता है, जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है, और 3 जोड़ी पैर होते हैं जो कि चलने में सहायक होते हैं। उसके शरीर पर भी कठोर बाहरी कंकाल द्वारा ढका होता है, और ये बाहरी कंकाल परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण वो गति कर पाता है। वक्ष से 2 पैर, 2 जोड़े पंख के जुड़े होते हैं, और अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं और पतले होते हैं। आपकी इसमें विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है इसकी पेशियां उसे चलने में सहायक करती हैं, और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। फिर आपके आते हैं पक्षी। पक्षी मतलब के चिड़िया, ये सब है ना। अब पक्षी को आपने कैसे देखा, हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख है और हंस जैसे हैं जो जल में रहते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चढ़ते हैं, लेकिन जो बतख है, बतख या हंस, ये क्या है, ये जल में रहते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं। उनकी अस्थियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं, उनके अंदर वायु भरी होती है, इसलिए वो हल्की होती हैं। हल्के होने के कारण वो उड़ सकते हैं। हल्के होने के कारण वो क्या होते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं। उनकी यहाँ पे देख सकते हैं, हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं। पश्चपाद, पैरों की जो अस्थियां हैं उसकी चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं, और अग्रपाद में उसके पंख होते हैं, और ये कंधों को अस्थियों से मजबूती प्रदान करती हैं। और वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं, और पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो इस तरह से जो पक्षी हैं आपके गति करते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी मछलियों की। मछलियाँ किस तरह से गति करती हैं, ये तो आपको क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें आप नाव बनाकर आपको चलानी है, आप ये करके देख सकते हैं। जो ये मछलियाँ होती हैं इनका धारा रेखीय शरीर होता है। मछलियों का शरीर जो होती है वो धारा रेखीय होता है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ये वाला पतला और नुकीला ऐसे होता है, और इसलिए जैसे इसे कहते हैं धारा रेखीय। जब ये पानी में चलती हैं तो ये इनमें ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, और ये तेज रफ्तार से चल सकती हैं इनकी आकृति के कारण। इनकी इस विशिष्ट आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है, और मछली जल में सरलता से तैर सकती है, और मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। और जब ये तैरती हैं तो कैसे तैरती हैं, तैरने की प्रक्रिया, शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में चली जाती है। और जो इसकी पूंछ है इसे दिशा देती है। अगर अगर इसे किसी और दिशा में मुड़ना है तो अपनी पूंछ को ये हिला देगा मछली, और वो उसी दिशा में गति करने लगा। तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी ओर में मुड़ जाती है, और इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल पड़ती है। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है, और पूंछ के पंख इसे कार्य करने में उसकी सहायता करते हैं। ये हो गया मछली का, ये हो गया आपका मछली का। फिर आता है आपका सर्प। सर्प से पहले हम एक चीज आप यहाँ देख लेते हैं। मछली के शरीर पर जो आपके पंख हैं वो तैरने की संतुलन बनाते हैं और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं, ठीक है। जब आप जो गोताखोर होते हैं जो जाते हैं पानी में कूदने, तो वो भी अपने पाँव में एक अलग से वो फ्लिपर लगा लेते हैं, पाँव लगा लेते हैं, जिसमें एक पूंछ के पीछे की पूंछ की तरह जैसे कि मछली की पूंछ होती है पीछे, वैसी ही पूंछ सी बन जाती है, और उन्हें उसे गति करने में सहायता मिलती है। फिर आता है आपका सांप। सांप का मेरुदंड लंबा होता है। सांप का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं जो परस्पर जुड़ी होती हैं, और जो उसकी पेशी और मेरुदंड है पसली, वो त्वचा के एक त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं, और सर्प का शरीर में इतने वलय होते हैं कि उसे वो गति करने में सहायता करते हैं, ढकेलते हैं उसे वो आगे की ओर, वो सबसे रेंग रेंग के सर्प चलता है। इसका शरीर अनेक विलय से बनता है, और प्रत्येक विलय आगे को धक्का देता है, इसी कारण सर्प गति करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इतना। इसके बाद आपको एक पॉइंट इसमें बन जाता है आपका, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कौन सी पुस्तक में कौन सी बुक लिखी, उन्होंने गैट ऑफ एनिमल्स में उन्होंने इन सब के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गैट ऑफ एनिमल्स किसने लिखी, अरस्तु ने।
तो आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं, मेरुदंड, कंदुकलिका जो इम्पोर्टेंट है, शूक, उपास्थि, गुहिका, चल संधि, दंतों की चाल, हिंज संधि, पेशीय, बाहरी कंकाल, श्रोणीय अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, है ना। ये सब इनके बारे में आपको एक समरी दे रखी है, पूरे चैप्टर में क्या समरी है। इसके बाद आपका आता है अभ्यास। इसके बाद आपका आता है अभ्यास। रिक्त स्थानों को पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह अस्थियों की संधियां शरीर को किसमें सहायता करेंगी? गति में। किसमें सहायता करेंगी? गति में। अस्थि एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाएंगी? कंकाल। क्या बनाएंगी? कंकाल। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी है? हिंज संधि। कौन सी संधि? हिंज संधि। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं? किसके संकुचन से? पेशी के। निम्न कथनों के आगे सत्य व असत्य को इंगित करें। सभी जंतुओं की गति एवं चाल बिल्कुल एक समान है। गलत। सभी की, ये हम फॉल्स लिखेंगे, यहां में से काटा मारेंगे। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? ना, उपास्थि कठोर नहीं होती, अस्थि कठोर होती है, तो ये भी आपका गलत। फिर आगे, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये भी गलत। उंगलियों की संधि आपको बता रखी है किस तरह से संधि होती है, तो ये भी आपका आएगा गलत। ये भी आपका गलत है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। अग्रभुजा, आगे का हिस्सा, क्या उसमें 2 ही भुजाएं हैं? ना, ये भी गलत। तिल चट्टे में बाहरी कंकाल पाया जाता है? यस, ये सही है, ट्रू। फिर आपका यहाँ पे है, दिए गए शब्दों को संबंध कॉलम के अलावा अधिक कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा आपका क्या है? ऊपरी जबड़ा है आपका जो गति नहीं कर सकता, मतलब अचल संधि। मछली, मछली का शरीर होता है धारा रेखीय। पसलियां, अब पसलियां आपकी कहाँ आएंगी? पसलियां आपकी क्या करेंगी? हृदय की सुरक्षा। घोंगा, घोंगा में क्या होता है? भारी कंकाल। तिलचट्टा, तिलचट्टा को आप में क्या कह सकते हैं? तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। ओके, ये वाला हो गया। इसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुकलिका संधि क्या है? कंदुकलिका संधि, कंदुकलिका संधि क्या है? तो आप कंदुकलिका संधि के लिए आपको वैसे बताया गया है कि कंदुकलिका संधि क्या होती है। जब आप हर दिशा में गति कर सकते हैं, वह संधि जहाँ पे हर दिशा में गति संभव है, वो आपकी कंदुकलिका संधि है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? निचला जबड़ा। कपाल की कौन सी गति करती है? निचला जबड़ा। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि हमारी कोहनी में हिंज संधि है जो कि एक ही दिशा में गति करती है, और कोहनी हमेशा आगे की ओर गति करती है, ना कि पीछे की ओर। आप सभी अभ्यास भी कर लेंगे। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे।